हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और आपका स्वागत करता हूं दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य युग के बाद का भारतवर्ष। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडिया आफ्टर मौर्य पीरियड। तो इसमें इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर भारत का इतिहास को जानना है तो इसके हिसाब से, या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे कई सारे सवाल आते रहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो जो भारत का फर्स्ट एम्पायर था, जिसको हम लोग मौर्यन एम्पायर बोलते हैं या मौर्य साम्राज्य बोलते हैं, उसके उसके बाद भारतवर्ष कैसा था, उसमें कौन कौन सा वंश आया जिसने राज किया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मौर्यन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मौर्यन जो एम्पायर था उसका उसका स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद जो वंश था, उस समय में नंद वंश को कहीं ना कहीं पर उसको हराया। वो बहुत ही क्रूर राजा थे उसमें नंद वंश के। तो नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मदद से अपना साम्राज्य को विस्तार करते हैं। तो मौर्यन जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, तो वो काफ़ी फला फूला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारत के शुरुआती साम्राज्य में से एक है वो। तो मौर्य में आपको दिखेगा कि मौर्य साम्राज्य में सबसे जो सफल व्यक्ति रहे उनका नाम था अशोका। तो अशोका का मृत्यु के बाद आपको दिखेगा कि मौर्य साम्राज्य जो है तो वो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। एक्चुअली क्या होता कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के हत्या कर देते हैं। उनकी ही एक सेनापति थे, जो आर्मी के सेनापति नहीं होते, उन्होंने उसका हत्या कर दिया। तो बृहद्रथ जो थे उनके हत्या करने वाले का नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग जो थे वो बृहद्रथ के ही सेनापति थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है। जो बृहद्रथ आखिरी राजा थे उनका हत्या हो जाता है उनके सेनापति द्वारा। तो फिर क्या होता है, इसी वंश का अंत हो जाता है और भारत में आपको दिखेगा कि कई छोटे बड़े राज्य का उदय होता है। मतलब मौर्य साम्राज्य जो होता है, मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद भारत में कई सारे छोटे छोटे बड़े राज्यों का उदय होता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मौर्य वंश के आखिरी राजाओं को पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया था। तो उसके बाद पुष्यमित्र सुंग उन्होंने सुंग डायनेस्टी या सुंग वंश की स्थापना किया। इस वंश ने भी कई सालों तक राज किया। तो सुंग वंश ने हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसके बाद सुंग वंश जब खत्म हो जाता है तो आपको दिखेगा एक और वंश आता है। ये सब मौर्य साम्राज्य के बाद की बात कर रहे हैं। तो सुंग वंश उसने हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। और ये वंश जब खत्म होता है तो आपको मिलेगा कण्वा वंश या कण्व वंश जिसको बोलते हैं। उसने थोड़े समय के तक शासन किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माने ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। मतलब इतने ज़्यादा वो प्रभावशाली नहीं थे जितने कि मौर्य जैसे थे। तो कण्वा वंश या शुंग वंश जो थे वो मौर्य जैसे नहीं थे, उतना ताकतवर भी नहीं थे। तो विदेशी शक्तियों का आगमन के बारे में हम बात करेंगे कि अभी होता क्या है कि भारत में कई सारे फॉरेन इन्वेशंस होते हैं। जो विदेश से कई सारे ट्राइब्स होते हैं वो भारत में आना शुरू कर देंगे, आपको दिखेगा मौर्य युग के बाद। तो मौर्य युग के बाद जो भारत के नॉर्थ वेस्ट होता है या जो उत्तर पश्चिम होता है, जैसे कि आज के समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा इलाका है, उस साइड से क्या होता है कि भारत में बहुत सारे विदेशियों का आगमन होता है। ठीक है, मौर्यों के पतन के बाद, क्योंकि अभी भारत को संभालने वाला कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम की दिशा से आए वो थे यूनानी लोग, यूनानी शासक, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। अब सवाल बनता है कि ये कौन है, यूनानी लोग कौन है, या फिर जिसको हम लोग इंडो ग्रीक बोलते हैं, ये शासक कौन है। अगर आपको पता होगा कि सिकंदर जब मेसिडोनिया या ग्रीस से जो वो आए थे, तो उस समय में भारत के उत्तर पश्चिम वाला इलाका में कई सारे जगह तक वो लोग बैठ चुके थे, जैसे कि सिंध हो गया, पंजाब हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब जगह में। तो वो जब चले भी गए थे ना, तो बहुत सारे उनके सेना के बहुत सारे लोग थे जिनको दायित्व सौंप के चले गए थे, या उन लोगों ने अपना राज किया। तो यही सब सारे लोग जो ग्रीक ओरिजिन के हैं, जो उनका जो मूल वो ग्रीस के निवासी हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग रुक कर शासन करते थे, इन लोगों को हम लोग इंडो ग्रीक बोलते हैं या फिर यूनानी भी बोलते हैं। तो ये लोग आए सबसे पहले। मौर्य के बाद अगर कोई विदेशी की बात हम करेंगे तो वो यूनानी लोग थे जो भारत में आए। फिर आपको दिखेगा कि एक और ट्राइब है, एक और जाति के लोग हैं जिनको हम लोग शाका या शक बोलते हैं। ठीक है, वो आते हैं। ये सब एक्चुअली मध्य एशिया से, मतलब सेंट्रल एशिया, जो
कजाकिस्तान होता है, ईरान होता है, इन सब देशों के, या उज्बेकिस्तान जो आज के समय में जो पड़ता है, इन सब जगह से कुछ ट्राइब्स भटक, ये सब एक्चुअली भटके हुए ट्राइब्स थे, उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, तो आज यहाँ पे कल यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ ट्राइब्स थे, शाका ट्राइब्स। तो ये क्या होता है कि भारत में आ जाते हैं। सबसे पहले यूनानी आए, फिर आपको दिखेगा कि शाका आए, और फिर फाइनली आपको दिखेगा और एक विदेशी वंश था, जो एक विदेशी ट्राइब ग्रुप था जिसका नाम था कुषाण वंश। हम बात करेंगे उसके बारे में। तो कुषाण लोग भी आते हैं उत्तर पश्चिम की सीमा से भारत में एंटर करते, तो उत्तर पश्चिम से भारत में आने वाले थे यूनानी, शक और कुषाण। इनमें से सबसे प्रभावशाली, ये जो तीन हमने बात किया ना, उत्तर पश्चिम में विदेशियों का जो आगमन हुआ, ये तीनों जातियों में से सबसे जो प्रभावशाली शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट शासन था, बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा था वो, जिसने बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं पर संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को बचाया उसने, उसका प्रचार प्रसार में मदद किया, और गांधार कला को भी प्रोत्साहन दिया। अब आप बोलोगे कि गांधार कला क्या होता है। गांधार कला का मतलब क्या होता है कि जो ग्रीक जो स्टाइल होता है, जो यूनानी लोगों का जो कोई कोई मूर्ति उर्ति बनाने का जो स्टाइल होता है, और भारत का जो अपना कुछ कला है, ये मिक्स होकर जो नया एक कला निकलता है, एक नया तरीके का ड्राइंग, या फिर मान लो आप मूर्ति उर्ति बनाने का जो सिस्टम है, वो जो कला निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं गांधार कला। ठीक है, गांधार कला मतलब भारतीय और यूनानियों का सभ्यता माने कला का मिक्सचर आपको देखने को मिला, दोनों मिलकर ये गांधार कला बना है। इसके कई सारे आपको मूर्तियाँ भी आपको दिख जाएंगी। तो उस समय में गांधार कला का भी काफ़ी उसने कनिष्क ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, उसने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी अच्छा माना, उसको संरक्षण किया। फिर कनिष्क का जो राजधानी था, कनिष्क जो विदेश से आया था लेकिन आगे चलकर भारत में ही वो लोग बस जाते हैं, तो उसका जो राजधानी था, कनिष्क का जो राजधानी था, जो कुषाण वंश था, उसका राजा कनिष्क का राजधानी था पेशावर में। अब पेशावर कहाँ पड़ता है, वर्तमान समय में वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, देश भाग होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो वो पेशावर में पड़ता है वर्तमान समय की अगर हम बात करें। तो ये थे कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का जब अंत हो जाता है, आपको दिखेगा कि और एक वंश है जो काफ़ी हद तक शक्तिशाली बन जाता है, उभर के आता है। इसको हम लोग बोलते हैं सातवाहन वंश। तो मौर्य युग के बाद दक्षिण भारत में, जो हमारे इंडिया के जो साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मौर्य युग के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शक्ति में उभरा। ये नया एक शक्तिशाली वंश निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को हम लोग आंध्र भी बोलते हैं, ये इनको आंध्र वंश भी बोला जाता है। याद रखना, सातवाहन वंश और आंध्र वंश एक ही है, इनका एक और नाम है आंध्र वंश। इनके जो प्रमुख शासकों में से गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रसिद्ध थे। कई सारे शासक रहे थे उनका, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे सातवाहन वंश के, इस वंश के जो राजा सबसे इम्पोर्टेंट थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अपनी माँ के नाम से वो जाने जाते थे, इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक राजनीतिक और सांस्कृतिक एक तरह का पुल का निर्माण किया। कहीं ना कहीं पर उत्तर और दक्षिण के जो भारत है, दोनों को मिलाया बहुत हद तक, संस्कृति के नाम, व्यापार के मामले में हो, या राजनीति के मामले हो, या संस्कृति के मामले हो, जैसे कि वहाँ का रहन सहन यहाँ पे अपनाया, यहाँ का रहन सहन वहाँ पे अपनाया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पे दोनों जगह में मेल मिलाप काफ़ी बढ़ाया उसने, उत्तर और दक्षिण भारत। उत्तर भारत आपको पता होगा, उत्तर भारत में जैसे कि यूपी, बिहार, ये सब जगह आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह आ जाते हैं उत्तर भारत। और नीचे वाला जो डेक्कन वाला, दक्कन का पठार जिसको हम लोग बोलते हैं, दक्षिण भारत, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, केरला आ जाता है, फिर कर्नाटका, इस तरह के कई राज्य आ जाते हैं। तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भी कहीं ना कहीं पे एक तरह का मेल बनाने का काम उसने किया, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था और संस्कृति को संरक्षण मिला। वो लोग हिंदू धर्म को ही ज़्यादातर मानते थे, तो हिंदू धर्म और जो जाति व्यवस्था होता था, कास्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो और जो संस्कृति था, इसको कहीं ना कहीं पर उसने सुरक्षा दिया। इस समय संस्कृत और प्राकृत साहित्य का विकास हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा सातवाहन वंश के समय संस्कृत भाषा, जो हिंदुओं का जो वेद पुराण का भाषा है वो भाषा, और प्राकृत जो बौद्ध बौद्ध के जो फॉलोअर्स थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, तो ये साधारण लोग रहते थे ज़्यादा, तो वो प्राकृत साहित्य को ज़्यादा माने प्राकृत में बात करते। तो उस समय में आपको दिखेगा संस्कृत और प्राकृत दोनों ही साहित्य का कहीं ना कहीं पे विकास हुआ सातवाहन वंश के समय में। और गौतमी, खास करके हम बात कर रहे हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय के बारे में। फिर प्रसिद्ध ग्रंथ कुछ शामिल हैं, उनके बारे में आप ज़रूर देखना।
गुनाइडो द्वारा रचित बृहद कथा, ये उस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रंथ है। फिर हालन द्वारा रचित गाथा स्थपशती, अ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसने हालन ने उसको लिखा था। गाथा सप्तशती, ये प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लेना। फिर हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे, इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कौन कौन से शक्तिशाली राज्य उभर के उठे। आप देखना कि तीन शक्तिशाली राज्य थे जो दक्षिण भारत में उभर के निकले। एक तो थे चेर, फिर होगा चोल, और फिर हो गया चेर मतलब चेरा, चोल और पांड्या। ये तीन, चेर चोल पांड्या, ये तीन प्रमुख राज्य थे। ये तीनों के तीनों तमिल ही थे ये लोग बेसिकली। ये सब तमिलनाडु, केरला और उसके आसपास के इलाकों में इन लोगों का राज्य हुआ करता था, चेर, चोल और पांड्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चोल। ये राज्य जो मेनली ये सब करते क्या थे, ये लोग समुद्र के रास्ते में व्यापार करते थे। जैसे कि आपको पता है दक्षिण भारत में कई सारे राज्य के आसपास, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके आसपास में समुंदर है। तो समुद्र के रास्ते में वो दूसरे देशों तक भी जाते थे, व्यापार कर लेते थे। उनके समय आपको दिखेगा कि कृषि यानी कि खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर जिसको आप बोलते हो, इसका भी काफ़ी विकास हुआ, और साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन तीनों का मिलाकर एक तमिल साहित्य होता है। इसको हम लोग संगम साहित्य भी बोलते हैं। इसमें कई सारे तमिल लेखक वगैरह ये सब मिलेगा। तो उस समय में साहित्य का भी, मतलब जो कहानी, कविता, इन सब का भी काफ़ी हद तक विकास हुआ, आपको दिखेगा। दक्षिण भारत में 400 वर्ष तक इन राज्यों का प्रभाव रहा। कुल मिलाकर सब अगर मिला दो तो इन सब राज्यों ने मिलकर करीबन 400 वर्षों तक यहाँ पे वो लोग राज किए, उनका प्रभाव रहा। और चोल वंश की जो खासकर हम बात करेंगे, उसकी नौसेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। चोल सेना जो थी ना, उनका अपना एक नेवी था। वो समुद्र के में उनका अपना अपना बड़े बड़े जहाज होते थे, नौका होते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, समुद्र के रास्ते पे बहुत सारे दूर दूर तक वो जाते थे, बहुत सारी जगह को कंट्रोल करके रखे थे वो लोग। तो चोल वंश की नौसेना काफ़ी शक्तिशाली थी और प्रभावशाली थी। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय संस्कृति पर यूनानी, शक, कुषाण का प्रभाव, जो बाहर से आए थे। यूनानी हो गया, शक, कुषाण, इन लोगों का भी प्रभाव आपको भारत की संस्कृति में देखने को मिलता है। हमारे रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा पहनना, हर चीज़ों में उनकी संस्कृति का प्रभाव जो होता है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। इस काल में भारतीय संस्कृति पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है वो यूनानी और शक का रहा है। गांधार शैली की मूर्तियाँ, गांधार मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि गांधार जो होता है वो भारतीय कला और ग्रीस की कला को मिलाकर होता है। तो इन दोनों का कला को मिलाकर कई सारी मूर्तियाँ उस ज़माने में बनी, जो जिसको गांधार शैली बोला जाता है। गांधार शैली का मतलब इसमें भारतीय कलाकारी भी दिखेगा और ग्रीस का भी मिलेगा। तो मिक्सचर होकर नया नया मूर्तियाँ बनती थी जो देखने में बहुत सुंदर लगती थी, जिनमें ग्रीक और भारतीय कलाओं का मिश्रण था, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस कला में सबसे पहली बार गौतम बुद्ध जी की जो मूर्ति मिली उसको सबसे पहले मानव रूप में दिखाया गया। इसको गांधार कला कहा जाता है। मतलब गांधार कला में आपको दिखेगा गौतम बुद्ध का मानव के रूप से उनका मूर्ति बनाया गया। जैसे मानव जैसे होते हैं ना, उसी तरह से उनका भी मूर्ति बनाया गया उसी कला के तहत। सबसे पहली बार ये चीज़ हुआ। इस समय और एक चीज़ आपको देखने को मिलता है कि सिक्कों का, जो कॉइन बोलते हो ना आप लोग, जो कॉइन यूज़ करते हो, इस समय सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ा। यूनानी, शक और कुषाणों ने सुंदर और चित्रित, जो जिसमें अच्छे अच्छे ड्राइंग किया रहता था, अच्छे अच्छे चित्र होते थे, उस तरह के सिक्के उन्होंने बनाए। तो मौर्य युग के बाद की जो लाइफ था, लोगों का जीवन प्रणाली कैसा था वो देख लो। इस काल में नए नगरों और शिल्प केंद्रों का विकास हुआ, नए नए शहर बने। और शिल्प केंद्र क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल हब जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ें बनता है, तो इस तरह का केंद्र का विकास हुआ। और श्रमिक वर्ग जो होते थे, जो लेबर क्लास होते थे, या किसान होते थे, या व्यापारी होते थे, समाज की रीढ़ थी, वो समाज का सबसे अहम हिस्सा थे, श्रमिक, किसान और व्यापारी। जाति व्यवस्था अधिक संगठित हो गई, ठीक है ना। लोग जाति व्यवस्था को और ज़्यादा मानने लगे। श्रेणियों के आधार पर गाँव का भी वर्गीकरण हुआ। गाँव को कैटेगराइज किया गया, अलग अलग रूप में बांट दिया गया। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, धार्मिक परंपराएं और स्थापत्य कला का भी विकास होता है उस समय में। आपको दिखेगा कि कई सारे सांस्कृतिक चीज़ें निकल के आती है, धार्मिक परंपराएं बनती है, और बहुत सारे स्थापत्य कला जैसे मूर्तियाँ, मंदिरें, इस तरह की चीज़ें बनना शुरू होता है उस समय में। सिक्कों का विकास भी उसी समय में होता है। जैसे मैंने बताया कि इस समय के कुछ प्रमुख सिक्के थे, जैसे कि इंडो ग्रीक कॉइन, जिसको यूनानी मुद्रा हम लोग बोलते हैं। फिर कुषाण कॉइन, जिसको कुषाण मुद्रा भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे कि सातवाहना कॉइन,
शाका कॉइन, जो सब लोगों ने अपना अपना एक हिसाब से कॉइन या सिक्का उन्होंने बनाया अपने हिसाब से। इन सिक्कों में हमें उस समय की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलता है। मतलब उस सिक्कों में कई तरह के चित्र थे जिससे समझ में आता था उस समय में लोग किस तरह के कार्य करते थे। और स्थापत्य और मूर्तिकला की बात हम करेंगे। जो आर्किटेक्चर होता है, कोई चीज़ बनाने का जो स्टाइल होता है, या स्कल्पचर जो होता है, मूर्तिकला जिसको हम बोलते हैं, मूर्ति बनाने की जो कला, तो ये सब भी उस समय में काफ़ी विकास हुआ। इस काल में स्तूप, मंदिर, प्राचीर, तोरण आदि का निर्माण हुआ। अब देखो स्तूप क्या होता है। स्तूप एक्चुअली एक तरह का गुंबद का आकार में होता है, गोल आकार का होता है। उसके नीचे कहीं ना कहीं पे गौतम बुद्ध के जीवन का जो अवशेष बचा था, उनकी अस्थियाँ या उनसे जुड़े हुए जो सामान है उसके अंदर रहता है। एक आधा अंडाकार रूप में होता है स्तूप। और जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप मिलेगा, बहुत फेमस है। तो स्तूप में होता क्या है कि बुद्धिस्ट, जो बौद्ध के मानने वाले जो लोग हैं, उसके चारों तरफ प्रदक्षिण करते हैं और इसके अंदर बौद्ध से जुड़े हुए बहुत सारा चीज़ें आपको वहाँ पे रखा होता है। साथ ही साथ आपको स्तूप के साथ साथ आपको दिखेगा कि मंदिर भी उस समय में कई सारे विकास हुए, नए नए मंदिर बने। और फिर प्राचीर मतलब जो दीवार होते हैं वो सब बने। तोरण मतलब दरवाज़ा, जो अलग अलग रंग बिरंगे जो अलग अलग तरीके का दरवाज़ा होता है वो सब भी बने। ये सब का निर्माण हुआ। सांची स्तूप, गांधार की मूर्तियाँ और मथुरा शैली की मूर्तियाँ प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो उस समय में और भी है। सांची स्तूप के बारे में मैंने बताया, जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें बौद्ध जी की ये जो अवशेष है वहाँ पे रखा हुआ है। फिर गांधार की मूर्तियाँ, गांधार स्टाइल का जो बना हुआ, अफगानिस्तान साइड में कई सारी मूर्तियाँ मिला है। मथुरा शैली की मूर्तियाँ भी मिला है। मथुरा शैली क्या होता है, जो पूरी तरह से भारतीय शैली में बना हुआ मूर्तियाँ होती है। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की मूर्तियों को पहली बार शुद्ध मानव रूप में दर्शाया गया। मैंने आपको बताया कि कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ कि बुद्ध की मूर्तियाँ जो थी उसको मनुष्य के रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, सोशल एंड कल्चरल लाइफ की अगर बात करें हम, इस युग में धर्म, कला, साहित्य और व्यापार ने एक नया स्वरूप लिया। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और कुछ क्षेत्रों में जैन धर्म का भी प्रभाव रहा। स्त्रियों की स्थिति में भी थोड़ा सुधार देखा गया। जो महिलाओं की परिस्थिति है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। और कुछ इस चैप्टर इस टॉपिक में हम लोग जो जो चीज़ें जाने की टेकअवेज या स्मरणीय तथ्य क्या क्या हमने सीखा इसमें, इसको एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जाना कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य का उदय हुआ। विदेशियों का आगमन हुआ, जैसे कि यूनानी, शक, कुषाण आदि। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ा। दक्षिण भारत में चेल, चोल, पांड्या जैसे शक्तिशाली राज्य बने। और बौद्ध धर्म और कला को कनिष्क जैसे शासकों ने समर्थन किया। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि गांधार कला और मथुरा कला का भी विकास हुआ। सिक्कों, मूर्तियाँ और स्थापत्य से संस्कृति का विकास हुआ। समाज में नई जीवन शैली, वर्ग व्यवस्था और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था की झलक दिखाई पड़ती है आपको। तो ये था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आशा करता हूँ ये आपको मदद ज़रूर पहुंचाएगा। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।